हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइंस जिसका रैपिड फायर सीरीज मेरे द्वारा चलाया जा रहा है उसका तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें मेरे द्वारा साइंस के कुछ महत्वपूर्ण कहिए तो चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो आपके लिए आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि चुंबकीय प्रवाह का ऐसा यूनिट क्या है। ठीक है, टेस्ला, वेबर, हेनरी, पास्कल। ठीक है, टेस्ला किसका होता है? टेस्ला किसका ऐसा यूनिट होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का ये, ठीक है। वेबर किसका होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ये, चाहे चुंबकीय प्रवाह का, ये बात एक ही है। प्रवाह लिखिए, ये फ्लक्स लिखिए। ठीक है। तीसरा हेनरी किसका है? तो इंडक्टेंस का होता है, चालकता का। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। और पास्कल किसका होता है? तो प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। विच मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो जब इमेज को एक्चुअल साइज से बड़ा देखना होगा तो हम किसका यूज करते हैं? है ना, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, बाइफोकल। तो उत्तल का हम कब करते हैं? उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या, आभासी और सीधा तो रहता है, लेकिन उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है ना, जिसमें छोटा इमेज प्राप्त होता है। ठीक है। अवतल में बड़ा देखने के लिए हम अवतल का यूज करते हैं। ठीक है। और बाइफोकल, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, प्लेन और बाइफोकल के बारे में। तो हम किसी वस्तु का इमेज बड़ा देखने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल का। जबकि उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो ये आपके गाड़ी के साइड मिरर में देखने को मिल सकता है, नहीं मिलता है, गाड़ी का साइड मिरर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गाड़ी के साइड मिरर में हम यदि उत्तल की जगह पे अवतल लगा दे तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा कि जब ड्राइवर देखेगा, है ना, अचानक कभी देखे तो उसको इमेज उल्टा दिखाई देगा और आ रहा होगा पीछे से बोलेरो तो लगेगा कि वो ट्रक या वॉल्वो से भी बहुत बड़ा गाड़ी है। ऐसे में ड्राइवर का मानसिक स्टेबिलिटी जो है वो बिगड़ जाएगा और जल्दी साइड देने के चक्कर में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होकर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम साइड मिरर में उत्तल की जगह पे अवतल का उपयोग न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज, किस पे आधारित है? प्रकीर्णन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे और डिस्पर्शन पे। तो ये होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन होता है कि देखिए, कभी कभी देखते हैं कि ये जो बालू अवलोकन होता है उस पर लाइट पड़ता है तो वो छितरा जाता है ना, छितराना मतलब चारों बगल फैल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या है? तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन और विरल माध्यम, दो माध्यमों में सघन माध्यम किसको कहेंगे और विरल माध्यम किसको कहेंगे? तो जिसमें
प्रकाश का स्पीड अधिक हो, जिसमें प्रकाश की गति ज़्यादा हो उसको विरल माध्यम कहेंगे, और दोनों में से जिसमें कम हो उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है, तो वो अविलंब से दूर भागता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस एंगल को जितना बढ़ाएं, ठीक है, ये भी उतना ही बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि और बढ़ाएं तो क्या होता है कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे ही चलने लगता है। इसके बाद में और बढ़ाएं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये रिफ्लेक्शन ना होके, मतलब अपवर्तन ना होके परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन, तो अपवर्तन का केस होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, ठीक है। और जब प्रकाश सघन से विरल से सघन में आती है तो उसको आना चाहिए एक्चुअली ऐसे, लेकिन वो अविलंब के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। जबकि प्रकाश दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर जब लंबवत पड़ती है तो सीधे निकल जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और विक्षेपण क्या होता है, तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। जैसे हो गया इंद्रधनुष का निर्माण, है ना। तो आशा करता है कि आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, 112 किलोमीटर पर सेकेंड, 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड या 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 112 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में हम किसी वस्तु को 112 करें 11.2 किलोमीटर फेंक दें तो वो वस्तु फिर कभी वापस धरती पे नहीं आएगी, है ना। तो पृथ्वी का पलायन वेग से हमारा यही तात्पर्य हुआ। चलिए आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को इस नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को और मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जनरली 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ना है कि नेत्र में कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं, 3 तरह के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है उसको निकट दिखाई देता है, ठीक है, निकट सही रहता है लेकिन उसको दूर खत्म रहता है, ठीक है। जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा उसको दूर दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन उसका निकट खत्म रहेगा, नहीं दिखाई देगा ना। और जिसको जरा दूरदर्शिता रहेगा उसका निकट दूर दोनों खत्म रहेगा, ठीक है। निकट भी खत्म रहेगा, दूर भी खत्म रहेगा, ठीक है। निकट भी खत्म, दूर भी खत्म। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जिस लेंस का हम उपयोग करते हैं उसको कौन सा लेंस कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है। ठीक है, यह जनरली कहा जाए कि पढ़ने के लिए निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष का उत्तल से, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता को बाईफोकल लेंस, बाईफोकल
बाइफोकल लेंस से उपचार किया जाता है। बाइफोकल लेंस में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और नीचे वाला जो लेंस रहता है, ठीक है, वो रहता है नजदीकी वस्तु को देखने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, एक होता है बेकिंग सोडा, मतलब इसको हिंदी में खाने का सोडा भी कहते हैं ना, खाने का सोडा। ठीक है, तो पहले जान लीजिए किसको कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब NaHCO3 है ना, तो किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं NaCO3 को। ठीक है, जबकि Na2CO3 को क्या कहते हैं, धोवन सोडा, धोवन सोडा, यानी कि धोने का, धोने का सोडा। ठीक है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। तो हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसको सुंघा दिया जाए तो आदमी बिना मतलब का हंसने लगता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, है ना, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, मतलब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है। सिट्रिक, फॉर्मिक, टार्टरिक, उसके बाद ऑक्जेलिक, है ना। तो सिट्रिक है तो ये खट्टे फलों में होता है, फॉर्मिक होता है चींटी के डंक में, है ना। टार्टरिक तो शायद इमली में होता है, ऑक्जेलिक होता है फल में। फल मतलब कौन सा, आम में शायद होता है। ठीक है, तो ऐसे चींटी के डंक में कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। तो ये आपका हो जाएगा डायमंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम। तो ये होगा बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि सेल का लेयर हो गया, तो सबसे बाहरी लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ये सेल के सेंटर को क्या कहते हैं, सेल के दिमाग को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो श्वसन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, गोल्गी बज इसका मतलब होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना, परिवहन का, कहाँ पे कितना, मतलब ये क्या
तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, अंतःपरद्रव्य जालिका। इसका काम होता है, इसी में होता है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस, तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। गोल्गी बॉडीज, तो इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, एक इसी में होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? तो अपने सेल को ही पचा लेता है ना। तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल साइकोलॉजी, साइको नहीं, साइटोलॉजी, CYTO। ठीक है, सेल को सबसे पहले, सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर होगा, है ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी उपकरण का क्या काम होता है? तो ये एनर्जी को जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोर्ट करता है। सेंट्रोसोम हो गया, ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। मान लीजिए कि सेल कहीं का मर गया तो उसका फिर से सेल निर्माण करने में सहायता करता है। फिर एक चीज़ और होता है इसमें, वैक्यूल्स जो होता है वो पानी में, वो क्या करता है? सेल में वाटर का लेवल कंट्रोल कर रखता है, मतलब वाटर के लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्य जालिका जो होता है वो सेल को क्या करता है? आंतरिक, मतलब सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब भीतरी कंकाल होता है। ठीक है, इसी में जो खुरदुरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होता है, राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है? तो वो कोशिका को ही पचाने का क्षमता रखता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज क्यूज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी, ठीक है, वेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, क्या मसूड़ों का फूलना। विटामिन ए से रतौंधी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और विटामिन डी से होता है रिकेट्स। ठीक है, इसके लिए पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन का केमिकल नेम याद करने के पीछे एक फार्मूला है, रच पर एक टॉफी, है ना। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव या AB नेगेटिव। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव का बात चले, ठीक है, तो हम यूनिवर्सल डोनर किसको मानते हैं? O नेगेटिव को ही मानते हैं। O नेगेटिव को इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर A, B और R फैक्टर एंटीजन नहीं होते हैं, जिससे किसी भी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इसे बिना किसी गंभीर इम्यून रिएक्शन, मतलब किसी प्रकार के प्रतिक्रिया के ले सकता है ना।
खासकर आपातकाल में जब प्राप्तकर्ता का ब्लड ग्रुप पता ना हो, ठीक है, उस कंडीशन में ओ का मतलब ए और बी एंटीजन की अनुपस्थिति, और निगेटिव का मतलब RH फैक्टर की अनुपस्थिति है, जो इसे हर किसी के लिए क्या बनाता है, सुरक्षित बनाता है। ठीक है, चलिए, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम के रूप में जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन। तो ये होता है एड्रेनलाइन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फंगी या फंजाई कहिए इज नोन एज, के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी होता है सेल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। तो ये सेरेबेलम हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस को। जैसे हमें लगता है कि हम अचानक कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने के बाद में जो हमारा हार्ट बीट वगैरह वगैरह जो बढ़ता है उसको फिर से पुराना अवस्था में लाने का काम कौन करता है? तो ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, आगे चलिए। हु डिस्कवर्ड द सेल? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो अभी बताए थे पिछले स्लाइड में, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ठीक है, चलिए, स्कर्वी इज ए डिजीज ऑफ, स्कर्वी किसकी बीमारी है? आइज की, स्किन की, लीवर की, बोन्स की। तो ये स्किन एंड बोन्स की है ना। ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का है तो विटामिन सी का रिसोर्स क्या है? खट्टा फल, खट्टा फल। आगे चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? 6, 7, 8, 9। तो ये ऑलमोस्ट 7 के बराबर होता है ना। यानी कि एक चीज और जान लीजिए कि पीएच मान किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है, पीएच वैल्यू 7 रहे तो उसको उदासीन कहते हैं, उदासीन कहते हैं। 7 से कम रहे तो अम्लीय रहेगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्षारीय कहते हैं। मतलब उसका प्राकृतिक नेचर रहेगा तो क्षारीय रहेगा, 7 के बराबर रहेगा तो उदासीन रहेगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहता है। आगे चलिए, ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकते है ना। मतलब जो नीचे ऑप्शन दिया है उसमें किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, वाटर, एयर, वैक्यूम। तो ध्वनि तरंग को जाने के लिए है ना किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। क्लियर है? सॉलिड में क्या होता है? ध्वनि का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। मतलब कि गैस से ज़्यादा लिक्विड और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड में। विच मेटल इज लिक्विड एज रूम टेम्परेचर? ठीक है, कौन सी धातु, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, धातु पूछ रहा है, अधातु नहीं पूछ रहा है। कमरे के तापमान पे तरल होती है, तो ये होता है मरकरी। ठीक है, लेकिन वहीं अधातु रहता तो हो जाता हमारा ब्रोमीन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? प्रोटीन्स के, क्लोरोफिल्स, लिपिड और आयरन। तो ये होता है क्लोरोफिल्स के कारण। क्लोरोफिल्स में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है सीधे सीधे।
ठीक है, आगे चलिए। ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, स्फिग्मेनो स्फिग्मोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर और थर्मोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर पानी या आर्द्रता ऐसे कुछ मापते हैं। बैरोमीटर तो ये होता है पवन का वेग के लिए। थर्मोमीटर ये तो ऊष्मा से रिलेटेड है, लेकिन स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा आपका ब्लड चाप को, मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र। चलिए, विच गैस इज मस्ट अबाउंडेड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये तो, ऑक्सीजन लगभग 21%, वो भी कम है, 20 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन चलिए लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पहले था, पता नहीं 0.04 हो गया, 34 हो गया, नो 0.04 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन है आपका 78%, हाइड्रोजन का पता नहीं, लेकिन तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मेरे द्वारा इस वीडियो को काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्रतिदिन चैनल विजिट करना ना भूलें। मेरे द्वारा मैथ, साइंस और रीजनिंग का वीडियो निरंतर बनाया जा रहा है, तो वीडियो देखें और वीडियो से अपनी तैयारी को बूस्ट करें, अच्छे स्कोर लाएं, सिलेक्शन लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।